हेलो बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे आपकी टेस्ट वैलिडिटी की। टेस्ट वैलिडिटी में कल हम लोगों ने साइकोलॉजिस्ट जो आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो आपकी वैलिडिटी को एक्सप्लेन किया था, जो क्लासिफाइड किया था, हम लोग उसके बारे में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट वैलिडिटी की, जो आपकी आंतरिक कसौटियों के आधार पे होते हैं और बाह्य कसौटियों के आधार पे होते हैं। यहाँ वैसे तो आपकी जो टेस्ट वैलिडिटी होती है वो किसी भी निश्चित प्रकार की अगर उन्हें संज्ञा देना हो तो वो थोड़ी सी कहें तो कठिन समस्या है। वैसे देखा जाता है कि जो परीक्षणों की वैधता होती है उसके कसौटियों, उसके प्रकार और वैधता जो ज्ञात करने की विधि है वो काफ़ी कहें तो इस बारे में महत्वपूर्ण है। इनके बीच में संबंध भी पाया जाता है। फिर भी किसी भी प्रकार की जो आपकी वैलिडिटी है उसका निर्धारण वैधता की कसौटियों या वैधता ज्ञात करने की जो विधि है उस पर निर्भर करता है। जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है उनकी वैधता को ज्ञात करने के लिए दो प्रकार की कसौटियों को बताया है, या ऐसी कसौटियाँ जिनके आधार पर दो समूहों में इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। इसमें पहली कसौटी है आपकी आंतरिक वैधता की कसौटियाँ। आंतरिक कसौटियों के आधार पर जो आपकी वैधता होती है उसमें आपकी 5 प्रकार की वैधता का वर्णन किया गया है। इसमें पहला है आप लोगों का ऑपरेशनल वैलिडिटी, दूसरा है फेस वैलिडिटी, तीसरा है कंटेंट या कैलकुलर सर्कुलर जो वैलिडिटी, फोर्थ है आपका लॉजिकल वैलिडिटी और फिफ्थ है फैक्टोरियल वैलिडिटी। आंतरिक कसौटियों के आधार पर आपकी यही जो वैधता है इन्हीं के द्वारा किसी भी परीक्षण की या टेस्ट की वैधता का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें ऑपरेशनल वैलिडिटी। कहने का अर्थ है कि संक्रिया वैधता की। संक्रिया वैधता, संक्रिया वैधता या ऑपरेशनल वैलिडिटी जो है वो जब भी किसी टेस्ट की हम रचना करते हैं या टेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो टेस्ट की रचना करते समय जब जो टेस्टर है या जो परीक्षण रचना करता है तो रचना करते समय जब हम उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत जो पद हैं, जो आपके टेस्ट है, टेस्ट को जब भी आप डेवलप करेंगे तो उसमें आप एकांशों को या उसके पदों को ज़रूर रखेंगे। तो एकांशों या पदों को जब परीक्षण करता रखता है तो ऑपरेशनल वैलिडिटी के अंतर्गत परीक्षण की रचना करते समय वो प्रोसेस जिसमें कि वो पदों का विश्लेषण करता है तो वहीं पर वो संक्रिया वैधता को भी निश्चित कर देता है। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जब भी टेस्ट डेवलप किया जाता है तो टेस्ट जब हम डेवलप करते हैं तो उस समय उसकी टेस्ट डेवलप की जो प्रोसेस है जिसमें कि आप एकांशों को निर्मित करते हैं, एकांशों को बनाते हैं, तो एकांशों को बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि एकांश वैसे ही हों जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करते हों। तो ऐसे एकांशों को बना करके बाद में उनका विश्लेषण किया जाता है। तो जब इन एकांशों या पदों का जब विश्लेषण होता है तो हम वास्तव में उस समय संक्रिया वैधता ही ज्ञात करते हैं। यानी जब भी हम एकांशों को तैयार करते हैं कि यह हम एकांश हमारे उद्देश्य के अनुकूल हों, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हों, तो उस समय हम संक्रिया वैधता ज्ञात करते हैं। परीक्षण की जो आपकी प्रक्रिया है या संक्रिया की बात ही करेंगे हम, उसमें जो परीक्षण करता है, जो परीक्षण है आपके उसकी संक्रिया में परीक्षण करता है, ये देखने का प्रयास करता है, ये देखने की कोशिश करता है कि कोई पद उसके उद्देश्यों की पूर्ति करेगा या नहीं करेगा। जब भी आपका परीक्षणकर्ता, भी जस्ट मैंने कहा कि जब भी परीक्षणकर्ता कोई टेस्ट डेवलप करता है तो उसमें एकांशों को वो बनाता है, एकांशों की रचना करता है। लेकिन एकांशों की रचना करते समय वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो एकांश हम बना रहे हैं या जिन एकांशों की हम रचना कर रहे हैं वो एकांश हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा या नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि अगर एकांश ऐसे हैं जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं
तो वहाँ वैलिडिटी अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी परीक्षण करता है, कोई परीक्षण बनाता है, तो उसमें एकांशों को बनाते समय, एकांशों की रचना करते समय ये देखने का प्रयास करता है कि कोई जो एकांश है या कोई पद है उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके द्वारा किसी परिभाषित मनोवैज्ञानिक क्रिया का मापन हो सकता है। इस प्रकार की जो वैधता होती है, इसे ज्ञात करने के लिए, यानी कहने का अर्थ है कि जो ऑपरेशनल वैलिडिटी है, ये मेजर करने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी निरीक्षण विधि है, इसका प्रयोग हमेशा संक्रिया वैधता को ज्ञात करने में किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जब भी कोई भी टेस्टर टेस्ट डेवलप करेगा, तो टेस्ट डेवलप का आपका फर्स्ट स्टेप यही है कि हमारा उद्देश्य और इसके बाद एकांशों की रचना। तो एकांश आपके ऐसे हों जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में समर्थ हों, सक्षम हों। अगर ऐसे एकांश हैं जो उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे एकांश हैं जो उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, तो उन एकांशों को छांट करके निकाल दिया जाता है। उन एकांशों को छांट करके निकालने का मतलब ये है कि ऐसे एकांश को जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम अपने टेस्ट में, अपने परीक्षण में सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे एकांश या ऐसे पद जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा इससे अलग कर दिया जाता है। अलग करने का मतलब कि हम उसे परीक्षण में कभी भी सम्मिलित नहीं करते हैं। तो ये जानने के लिए, ये परिभाषित करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक क्रिया का वास्तव में मेजरमेंट हो जाता है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट हो जाता है, जिससे कि ऐसी जो वैधता है इसको ज्ञात किया जा सकता है। संक्रिया वैधता को वास्तव में मेजर करने के लिए, इसका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट करने के लिए ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपके एकांशों का होगा। एकांशों के ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हो जाता है कि ये एकांश हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होंगे या नहीं होंगे। उन्हीं के आधार पर ही आपकी ऑपरेशनल वैलिडिटी या संक्रिया वैधता का मेजरमेंट किया जाता है। अब हम आंतरिक कसौटियों के आधार पर अगर दूसरी वैलिडिटी का मेजरमेंट करें, तो आपकी दूसरी वैलिडिटी है अंकित वैधता, फेस वैलिडिटी। जो आपकी ये अंकित वैधता है, इसमें जो परीक्षण है वो स्वयं अपने पदों के रूप के द्वारा ही वैध दिखने लगता है, या उसे उसी के द्वारा वो प्रतीत होता है। कहने का अर्थ है कि अंकित वैधता में परीक्षण अपने आप में स्वयं अपने पदों के रूप के द्वारा ही वैध दिखाई देने लगता है। इसमें जो भी आपके जो एकांश हैं, जो आइटम हैं, उनकी वैलिडिटी अपने आप दिखाई देने लगती है, यहाँ पे शो हो रहा है। इस प्रकार की जो वैधता होती है, इसके परीक्षण के जो प्रश्न होते हैं, जब भी हम कोई टेस्ट डेवलप करेंगे तभी हम उसकी वैलिडिटी मेजर करेंगे। तो इस जो अंकित वैधता होती है, फेस वैलिडिटी जो है, इस प्रकार की जो वैधता के परीक्षण के जो पद होते हैं या एकांश होते हैं, उनके रूप को देखकर ही ये ज्ञात किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम अंकित वैधता की बात करेंगे, तो अंकित वैधता या फेस वैलिडिटी जो है आपकी, ये देखने के बाद, परीक्षण के एकांशों को देखने के बाद ही पता चल जाता है कि इसकी फेस वैलिडिटी है या नहीं है। अधिकांश रूप से जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं या व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं, इनकी जो परीक्षण की वैधता होती है, इनकी परीक्षणों का जो मेजरमेंट होता है, वो इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यानी जो भी आपके अचीवमेंट टेस्ट हैं, पर्सनालिटी के टेस्ट हैं, जब इनकी वैलिडिटी मेजर करनी होती है, तब हम वहाँ पे फेस वैलिडिटी को ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके इस टेस्ट में, चाहे आपके अचीवमेंट टेस्ट हैं, चाहे पर्सनालिटी टेस्ट है, या इस प्रकार के दूसरे कोई टेस्ट हैं, तो उसमें जो आपके एकांश होते हैं, उस एकांश को देखने के बाद ही, एकांश यानी आपके जो आइटम हैं, आइटम को देखने के बाद ही ये पता चल जाता है कि इसकी फेस वैलिडिटी क्या है। तो यहाँ ये ज्ञात किया जा सकता है इसके एकांशों, परीक्षण के एकांशों को देख करके ही, कि हम इसकी फेस वैलिडिटी क्या हो सकती है। जैसे अगर कोई क्लास है, सपोज दैट कि अगर 10th क्लास के अगर स्टूडेंट्स हैं, और उसमें जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनकी जो साइंस से संबंधित जो अचीवमेंट है, उसका मेजरमेंट अगर हमको करना है, तो उसके मेजरमेंट के लिए
चूँकि साइंस से संबंधित आपकी जो अचीवमेंट है उसका हमको मेजरमेंट करना है, तो उस टेस्ट के जो आइटम हैं ऐसे होने चाहिए कि उसके रूप को देखकर ही हम कह दें कि ये इस परीक्षा के लिए ही वास्तव में उपयोगी हैं। यहाँ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो कहने का अर्थ है कि जब भी हम साइंस के अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम अपने टेस्ट में वैसे ही प्रकार के उसी के रूप को देखकर ही हम कोई आइटम्स तैयार करेंगे कि वो आपके उसी परीक्षा के पद या वास्तव में विज्ञान की उपलब्धियों की मापन के लिए ही बनाया गया हो। तो इस प्रकार की जो आपकी व्यक्तित्व जो सूची है उसका मेजरमेंट अचीवमेंट टेस्ट किया जा सकता है। साथ ही आपकी जो व्यक्तित्व की बात की गई है, तो यहाँ व्यक्ति अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, इसका मेजरमेंट हमको अगर करना हो तो ये आपकी चूँकि पर्सनालिटी टेस्ट है, अभी मैंने कहा कि अचीवमेंट टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट में फेस वैलिडिटी सामने से दिखाई देने लगती है, उसके एकांशों को देख करके ही पता लगाया जा सकता है। तो अगर अंतर्मुखी या बहिर्मुखी ऐसे पर्सनालिटी मेजरमेंट करें, अगर हम पर्सनालिटी के दोनों पहलू का मेजरमेंट करें, तो इस प्रकार के जो आपके मेजरमेंट होते हैं इसमें ऐसे ही आपके आइटम शामिल होने चाहिए जो व्यक्तित्व के दोनों आपके पहलू हैं, चाहे वो अंतर्मुखी हो चाहे बहिर्मुखी हो, दोनों पक्षों का वो मापन करे। इस प्रकार के जो आपके प्रायः जो समस्त प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उनमें आंखिक वैधता केवल निरीक्षण के द्वारा ही पदों के रूप में देखा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जो भी हम टेस्ट वैलिडिटी जो हमारे टेस्ट हैं उसकी अगर वैलिडिटी मेजर करनी है तो हम चाहे अचीवमेंट टेस्ट करेंगे, चाहे पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे, या पर्सनालिटी की किसी भी स्पेसिफिक कोई पार्ट है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमारे जो एकांश हैं वो उन्हीं के अनुरूप होने चाहिए, उनकी रूपरेखा ही वैसी होनी चाहिए एकांशों की कि उन्हें देखने के बाद, उनका ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही हमको पता चल जाए कि ये आइटम्स ये इन्हीं का मेजरमेंट करेंगे या हमारे इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसी जो भी सिचुएशन होती है वहाँ पर आपकी अंकित वैधता मेजर की जाती है या फेस वैलिडिटी मेजर की जाती है। तो यहाँ इस प्रकार के जो आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसमें अंकित वैधता जो होती है वो निरीक्षण के पदों के रूप में ही देखा जा सकता है। निरीक्षण के द्वारा जो एकांश है उनका मेजरमेंट करके ये पता लगाया जा सकता है कि अंकित वैधता है या कोई अदर वैलिडिटी है। यहाँ पे परीक्षण की रचना का जब हम दूसरा स्टेप देखते हैं, जब भी कोई टेस्ट हम डेवलप कर रहे हैं तो उसके हम सेकेंड स्टेप पे अगर चलें, जबकि परीक्षण की प्रारंभिक रूप की तैयारी होती है आपके फर्स्ट में, तो उस स्थिति में इस प्रकार की जो वैधता है वो ज्ञात कर ली जाती है। यानी जब भी हम परीक्षण की प्रारंभिक रूप की तैयारी करते हैं तो इसके बाद हम पदों की रचना करते हैं। पदों की रचना करने के लिए, एकांशों की रचना करने के लिए उस स्थिति में जो वैधता होती है आपकी वो ज्ञात कर ली जाती है, क्योंकि हम पद को देखेंगे तो पदों को देखने के बाद, उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही हमको पता चल जाएगा कि इसमें फेस वैलिडिटी है या नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए जो स्पेसिफिक किसी फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। जिस एरिया से जो हमारा पर्पज़ है उससे रिलेटेड अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके मेजरमेंट से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं होती हैं उनके लिए हम उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार की जो आपकी वैलिडिटी जानने के लिए यह देखा जाता है कि परीक्षण के जो पद हैं उसके उद्देश्यों के अनुसार निश्चित गुणों का मापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी हम अपने जो पर्पज़ है, जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य के अनुकूल मैंने आइटम्स तैयार किए। आइटम्स तैयार करने के बाद उस फील्ड के जो स्पेसिफाइड पर्सन है, जो एक्सपर्ट पर्सन है, हम उनके पास अपने आइटम्स को सेंड करते हैं या भेजते हैं। अगर वो पास हैं, अवेलेबल हैं, तो हम उनसे दिखाते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उनसे मदद लेते हैं। उनसे मदद लेने से हमको इसका ये फ़ायदा होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि हमारे जो आइटम्स हैं वो हमारे टेस्ट के लिए फेस वैलिडिटी शो कर रहे हैं या नहीं शो कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो आपकी फेस वैलिडिटी है जानने के लिए मूल रूप से ये देखा जाता है कि परीक्षण के जो पद हैं वो हमारे उद्देश्यों के अनुसार हैं या नहीं हैं, या हमारे जो उद्देश्य हैं उनके किसी स्पेसिफिक निश्चित गुण का मेजरमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सवाल हमारा अगर है ऐसा जहाँ पे कि निश्चित गुणों का मेजरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर जवाब हाँ में है तो इसका मतलब वहाँ पे फेस वैलिडिटी है, अगर जवाब नहीं में है तो इसका मतलब कि वहाँ फेस वैलिडिटी
नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक्सपर्ट को ज़रूर देखना आवश्यक हो जाता है। आंतरिक कसौटी के आधार पर अगर हम तीसरी वैधता की बात करें तो यहाँ पाठ्यक्रमात्मक वैधता या कैरिकुलर जो वैलिडिटी है उसकी बात की जाती है। तो पाठ्यक्रमात्मक वैधता या परीक्षण की विषय वस्तु वैधता या पाठ्यक्रमात्मक जो विषय वैधता है, इसी को आपका विषय वस्तु वैधता भी कहा गया है, जिसको मैंने इससे पहले एक्सप्लेन भी किया था। ये आपका आंतरिक कसौटी के आधार पर वैधता का प्रकार है। ठीक है, इसमें जो पाठ्यक्रमात्मक वैधता है, इससे जो मतलब है ये है कि हमारे परीक्षण का प्रत्येक पद उस ज्ञान और निष्पादन का एक तरह से न्यायादर्श होता है, एक सैंपल होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण की रचना हो रही है। एक तरह से जो मैंने बात की थी इससे पहले कि प्रतिनिधि प्रतिदर्श की, तो ये हमारा ऐसा जो परीक्षण है उसका प्रत्येक पद, यहाँ एकांशों की ही बात बार बार की जाएगी। तो जो इसके एकांश हैं या जो पद हैं उसमें ज्ञान और निष्पादन का एक न्यायादर्श होना आवश्यक होता है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण की रचना की जाती है। अगर हमारा परीक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित है या क्लास के जो बच्चे हैं उनके मानसिक स्तर पे मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है, बालकों में ऐसे व्यवहारिक परिवर्तनों की शुद्धता के मेजरमेंट में भी सफल हो जिसके लिए उसे बनाया गया, तो हमारे जो परीक्षण है उसमें कहने का अर्थ है कि विषय वस्तु वैधता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि आपका पाठ्यक्रमात्मक वैधता वैसी वैधता है जिसमें कि ये पाठ्यक्रम से पर आधारित हो, जिस क्लास के बच्चों के लिए या मेंटल लेवल को मेजर करने के लिए बनाया गया है, उस क्लास के बच्चों के जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग हो। बालकों में उनके व्यवहारिक परिवर्तनों, जो भी बच्चे में व्यवहारिक परिवर्तन हो रहे हैं उसका शुद्धता से मापन अगर किया जा रहा है इन पदों के द्वारा, तो ये हमारा जो इसमें जो वैधता है वो पाठ्यक्रमात्मक वैधता है। इसके विपरीत अवस्था में हम कहेंगे कि इसमें पाठ्यक्रमात्मक वैधता नहीं है। किसी भी परीक्षण की जो पाठ्यक्रमात्मक वैधता होती है, इसे ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण निर्माता अलग अलग तरह की जो आपकी पाठ्यपुस्तक हैं उनकी एनालिसिस करे। जब भी अगर हम पाठ्यक्रमात्मक वैधता की बात करेंगे तो उसमें हमको ये ज्ञात करना आवश्यक है कि परीक्षण जो निर्माता है, जो परीक्षण का निर्माण कर रहा है, वो अलग अलग तरह के जो पुस्तक हैं उनका विश्लेषण करे, जिससे उन्हें ज्ञात हो जाए कि कौन सा ऐसा इसमें प्रसंग है जो किसी मानसिक स्तर के बालकों के लिए ठीक है या उपयोगी है। इस प्रकार की अगर विश्लेषण करने से अगर परीक्षण निर्माता अलग अलग पुस्तकों का विश्लेषण करेगा तो उसे ये पता चलेगा कि किस मेंटल लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या सही है और उन पे क्या एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। कहने का अर्थ है जैसे आपकी स्पेलिंग है, शब्द विन्यास की बात करें तो स्पेलिंग की एक ही परीक्षण में लिखने की गति को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की जो वैधता है ज्ञात करने में परीक्षण निर्माता के स्वयं के निर्णय के साथ साथ सांख्यिकी विश्लेषण का होना आवश्यक है। यहाँ कहने का अर्थ है कि हम कभी कभी सिर्फ जब हम जज करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमको स्टैटिकल एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्टैटिकल एनालिसिस से जो हमारे रिजल्ट होते हैं, जो जज किया जाता है, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो बिल्कुल सही होता है। तो इस स्थिति में जो हमारी परीक्षण है उसकी वैलिडिटी और रियलेबिलिटी प्रभावित किसी भी हालत में नहीं हो पाती है। तो यहाँ जब भी परीक्षण निर्माता अपने निर्णय देता है तो ऐसी जो आपकी वैलिडिटी ज्ञात की जाती है पाठ्यक्रमात्मक, तो उसके अंतर्गत सांख्यिकी विश्लेषण का होना अनिवार्य होता है। साथ ही परीक्षण के जो पदों की विषय वस्तु है उसमें अगर वैधता की बात की जाए तो यहाँ सबसे मुख्य होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके आधार पर पाठ्यक्रमात्मक वैधता ज्ञात करने में आसानी होती है। जैसे कि पदों का जो डिफरेंशियल वैल्यू है वो कितना है, जो हमारे आइटम्स बनाए गए हैं किसी भी टेस्ट के लिए, जो आइटम्स आपके प्रीफर किए जा रहे हैं, तो आइटम आपने बनाया, आइटम्स की रचना की, पदों की रचना की, क्या वो पद डिफरेंशियल वैल्यू निकालने में सक्षम है? तो यहाँ उसका डिफरेंशियल वैल्यू कितना है, या ऐसे कौन से पद हैं जो उच्च निम्न समूह के अंतर को ज्ञात कर सकते हैं।
यानी उच्च समूह के व्यक्तियों को अलग कर दें, निम्न समूह के व्यक्तियों को अलग कर दें, मॉडरेट को सेपरेट कर दें। तो यहाँ ये जो सेपरेट किए जा रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंशियल शो कर रहा है, क्या ये करने में हमारा पद सक्षम है? तो अगर ऐसा पद है तो इसका मतलब कि वो हमारी पाठ्यक्रमात्मक वैधता के लिए उत्तम पद है। साथ ही शुद्ध जो हल करने वाले पदों का प्रतिशत है वो ज्ञात करना आवश्यक होता है हमारी पाठ्यक्रमात्मक वैधता के लिए। शुद्ध हल करने वाले पदों का प्रतिशत, इसे अगर ज्ञात किया जाए तो इससे पाठ्यक्रमात्मक वैधता की वैल्यू बढ़ जाती है। आगे हम बात करें तो पदों में आपस में तथा संपूर्ण परीक्षण से जो सहसंबंध है, इससे पहले भी मैंने इसकी बात की थी कि जो भी आपके टेस्ट हैं, टेस्ट में जितने आपके आइटम हैं, जितने पद हैं, उन सब पद का संपूर्ण परीक्षण से सहसंबंध, पूरे परीक्षण से उसका कोरिलेशन, साथ ही पदों में आपस में सहसंबंध। पहले तो पूरे परीक्षण का क्या कोरिलेशन है एक एक आइटम्स का, इसके बाद एक एक आइटम का आपस में सहसंबंध। टेस्ट एक ही होगा, उसमें जाहिर सी बात है कि एक आइटम तो रहेगा नहीं, कम से कम आपके 30, 35, 40, 100, 90 ऐसे आइटम्स रखे जाते हैं। तो यहाँ ये जो आइटम है, हर आइटम के बीच में क्या कोरिलेशन है, इसके बाद पूरे जो आपके टेस्ट बनाए गए हैं, पूरे टेस्ट के साथ आइटम के क्या कोरिलेशन है, ये देखना आवश्यक होता है। साथ ही परीक्षण की जो वैधता है ये ज्ञात करने के लिए पद विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यहाँ पद विश्लेषण की जो बात की गई है, ये आपके आइटम जब हम रचना करते हैं या आइटम एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है कि पद का कठिनता स्तर, पद का विश्लेषण ये आवश्यक होता है, और ये ज्ञात करने के लिए मूल रूप से सांख्यिकी विधियों का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पद की अगर हम कोरिलेशन देखें, विषय वस्तु की वैधता ज्ञात करने के लिए, इसके पाठ्यक्रमात्मक वैधता को मजबूत बनाने के लिए पद विश्लेषण को देखें और इसके साथ ही सांख्यिकी विधियों का सहारा लें, तो पाठ्यक्रमात्मक वैधता को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है और इसकी वैलिडिटी अधिकतम हो सकती है। इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं लॉजिकल वैलिडिटी। लॉजिकल वैलिडिटी जो है, तर्कसंगत वैधता, ये आपकी आंतरिक कहने का अर्थ है कि आंतरिक कसौटी के आधार पे जो वैधता के प्रकार बताए गए हैं, ये इसका चौथा प्रकार है। आंतरिक वैधता के आधार पे जो वैलिडिटी बताई गई है, इसका चौथा प्रकार है लॉजिकल वैलिडिटी। लॉजिकल वैलिडिटी में जब परीक्षण पद जो आपके टेस्ट हैं उसके एकांश होंगे, उन्हीं इकाइयों या संबंधों से संबंधित हों जिनका माप करने के लिए निमित्त ही परीक्षण की रचना हो। कहने का अर्थ है कि परीक्षण में जब एकांश उन्हीं इकाइयों से संबंधित होते हैं जिनका मेजरमेंट करने के लिए परीक्षण बनाया गया है, तो उसमें आपकी तर्क संगत जो वैधता होती है वो पाई जाती है। मतलब कहने का है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो परीक्षण का संबंध है केवल उसके विशिष्ट उद्देश्यों से होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने बात की थी कि जब भी हमारा कोई टेस्ट होगा अगर वो वैलिड है तो इसका अर्थ है कि परीक्षण का उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ परीक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण वैलिड हो। परीक्षण की वैधता में और उसके उद्देश्यों में घनिष्ठ सहसंबंध होता है। तो यहाँ जो आपकी तर्क संगत वैधता होती है वो परीक्षण का संबंध उसके विशिष्ट उद्देश्यों से संबंधित होती है। कहने का अर्थ है कि जब भी कोई हम परीक्षण डेवलप करेंगे तो हमारा उद्देश्य होगा, परीक्षण हमारे उद्देश्य के जितना अनुकूल होगा, उसके विशिष्ट उद्देश्यों के जितना अनुकूल होगा, उसमें जो लॉजिकल वैलिडिटी है वो उतनी ही अधिकतम होगी। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि कोई साइंस का टेस्ट किया जा रहा है, तो साइंस के टेस्ट का जो हमारा उद्देश्य है सूचनाओं का मेजरमेंट करना है, तो हमें सूचना प्रदान करने वाले प्रश्न ही परीक्षण में सम्मिलित करने हैं। मान लीजिए कि हम कोई टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, साइंस का है, तो साइंस के टेस्ट का जो हमारा मेजरमेंट है, जो हमारा हम मापन कर रहे हैं, उसमें सूचनाओं का मापन करना है। तो उद्देश्य हमारा हो गया सूचनाओं का मेजरमेंट करना। तो सूचना देने वाले जो आपके एकांश हैं, ऐसे एकांश होने चाहिए जो सूचना प्रदान करने वाले परीक्षण से संबंधित हों।
तो ऐसे जब उसमें एकांश हम सम्मिलित करते हैं जो सूचनाओं से संबंधित होते हैं, सूचना प्रदान करने वाले प्रश्न से संबंधित होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर किसी विज्ञान परीक्षण का उद्देश्य जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अभिक्षमता का मेजरमेंट करना है, तब परीक्षण के जो प्रश्न हैं ऐसे होने चाहिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट में इन्वॉल्व हो सके। कहने का अर्थ है कि तब हमारे जो परीक्षण है, मान लीजिए कि हम कहीं पर कर रहे हैं तो सूचना का मेजरमेंट कर रहे हैं, और कहीं कर रहे हैं तो हम एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ पे हम कर रहे हैं तो वहाँ एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है आपके एकांश होने चाहिए। दूसरी तरफ जहाँ पर हम सूचनाओं का मेजरमेंट कर रहे हैं तो सूचना प्रदान करने से संबंधित जो एकांश हैं उनको सम्मिलित करना चाहिए। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है जहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है उससे संबंधित एकांश जो है उनका जब हम चयन करते हैं, तो वैसी स्थिति में जो हमारी लॉजिकल वैलिडिटी होती है वो काफ़ी तर्कपूर्ण होती है और वहाँ पे इसकी वैलिडिटी काफ़ी अधिक भी होती है। लेकिन अगर हम ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे हमको सूचनाओं का मेजरमेंट करना है और सूचना प्राप्त करने से संबंधित जो प्रश्न है उनको सम्मिलित करना है, लेकिन हम वहाँ ऐसे प्रश्नों को नहीं रखे और वहाँ हम विज्ञान परीक्षण के उद्देश्य के से संबंधित हम अभिक्षमता का मेजरमेंट करना शुरू कर दिए, तब परीक्षण के जो प्रश्न हैं ऐसे हों जो आपके एप्टीट्यूड से मेजरमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन वहाँ वो चीज़ें नहीं रखी गई हैं। तो इस प्रकार की जो वैधता होती है वहाँ पर वैधता कहें तो लॉजिकल जो वैलिडिटी है वो प्रभावित होने लगती है। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर हमको सूचनाओं का मेजरमेंट करना है वहाँ सूचनाओं से संबंधित हमारे एकांश होने चाहिए। जहाँ अभिक्षमता या एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो मेजरमेंट करना है वहाँ अभिक्षमता या एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो आपके एकांश हैं उनको हमको अपने टेस्ट में रखना चाहिए। इस प्रकार की जो आपकी वैधता होती है ज्ञात करने के लिए जो आपके परीक्षण के पद होते हैं या जो एकांश होते हैं वो जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। तो तार्किक रूप से अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो यहाँ ये देख सकते हैं कि परीक्षण के जो पद हैं अपने विशिष्ट जो उद्देश्य हैं उनके अनुकूल होने आवश्यक हैं। अपने उद्देश्यों के अगर वो अनुकूल हैं तो यहाँ उसका मेजरमेंट जो है वो सही होगा और यहाँ पर जो लॉजिकल वैलिडिटी है वो आपकी फुलफिल करेगी। कहने का अर्थ है कि लॉजिकल वैलिडिटी आपकी पूरी मिलेगी। लेकिन जहाँ पर हमारे उद्देश्य कुछ और हैं और हम जो प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं, जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जो आइटम रख रहे हैं वो आइटम हमारे सेपरेट हैं, हमारे आइटम हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तभी हमको पता चल जाएगा कि जो हमारे परीक्षण के पद हैं वो तार्किक रूप से नहीं सही हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे एकांशों को परीक्षण से हटा दिया जाता है। तो यहाँ परीक्षण के पद ऐसे होने चाहिए जो विशिष्ट उद्देश्यों के अनुकूल हों और उन्हीं के अनुसार वो उनका मेजरमेंट भी कर रहे हों। ठीक है। आगे अगर हम आंतरिक कसौटी के आधार पर अगर हम वैधता की बात करें तो मैंने आप लोगों को 5 प्रकार की बताए थे। ये 5वां प्रकार आपका है फैक्टोरियल वैलिडिटी, कारक वैधता। यहाँ थोड़ा सा आपको ट्रिक के साथ फील हो। कारक वैधता फैक्टोरियल वैलिडिटी जो है आपकी कारक विश्लेषण से कहें तो आधारित है। कारक वैधता ऐसे मानसिक एवं व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो शील गुणों का मापन एक साथ होता है, ऐसी स्थिति में परीक्षण की वैधता को कारक विश्लेषण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। जब भी हम कोई भी मेंटल टेस्ट कर रहे हैं या पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपके पर्सनालिटी टेस्ट में या मेंटल टेस्ट में जो आपके स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, जैसे अगर हम सपोज दैट अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ कई फैक्टर हैं। सपोज दैट बात करें अगर हमें स्पीयरमैन की तो 2 फैक्टर थ्योरी उनकी है, तो दोनों फैक्टर की अगर मेजरमेंट कर रहे हैं। पर्सनालिटी है उसमें ट्रेट्स की बात हो रही है तो ट्रेट्स जो आपके ट्रेट्स हैं, शील गुण है, उनका मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कई फैक्टर हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम मेजरमेंट करना शुरू करते हैं व्यक्ति के कई कारकों या व्यक्तित्व के कई कारकों या बुद्धि के कई कारकों से संबंधित जहाँ पर हम परीक्षण एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसका मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मेजरमेंट होता है उनके लिए आपकी फैक्टोरियल जो वैलिडिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। फैक्टोरियल वैलिडिटी में परीक्षण जो वैधता होती है इसका जो जैसे कि शील गुण है और जो कारक हैं इनका मेजरमेंट करने के लिए जहाँ कई कारक हैं अदर किसी वैलिडिटी को एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जा सकता तो वहाँ परीक्षण वैधता को सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल वैलिडिटी के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है।
क्योंकि ऐसी स्थिति में जो आपका कारक विशेषण है, जो कारक विशेषण जो फैक्टोरियल वैलिडिटी है, इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है और कारक विशेषण का प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि कारक वैधता से आप जो मानसिक क्रियाएं हैं या जो आपकी व्यक्तित्व से संबंधित शील गुण हैं, उनके एक एक कारकों का मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम फैक्टोरियल वैलिडिटी देखते हैं तो वहाँ पे जो हमारे जो मानसिक क्रियाएं हैं या जो मेंटल एबिलिटी है उससे रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं, या जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उससे रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं, वो कई फैक्टर होते हैं और हमको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद उन सारे फैक्टर का मेजरमेंट करना होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक वैलिडिटी से पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी जब सिचुएशन आती है जहाँ कई फैक्टर हैं और सबका मेजरमेंट हमको करना है, तो वहाँ पर जो फैक्टोरियल वैलिडिटी है और जो फैक्टर आपकी फैक्टोरियल एनालिसिस है, इसी के द्वारा संभव ही हो पाता है कि हम उसका मेजरमेंट कर पाएँ। It means the factorial validity of a taste is the correlation between that taste and the factor common to a group of taste or other measures of behavior. तो कहने का अर्थ है कि परीक्षण की जो कारक वैधता होती है, ये उस परीक्षण की जो कई परिस्थितियां होती हैं, परीक्षणों के जो कई समूह होते हैं, उनके व्यवहार के समान जो और उससे सहसंबंधित जो कारक होते हैं, उसका भी मेजरमेंट ये आसानी से कर लेती है। तो यहाँ पर वही कहने का अर्थ है कि द फैक्टोरियल वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज द कोरिलेशन बिटवीन दैट टेस्ट एंड द जो फैक्टर कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ टेस्ट अदर मेजर्स ऑफ बिहेवियर। तो फाइनली जो भी उससे रिलेटेड आगे जो बिहेवियर से रिलेटेड जो आगे फैक्टर हैं, उन सबका मेजरमेंट इसमें आसानी से किया जा सकता है। साथ ही अगर इस विधि के द्वारा जो और परीक्षण होते हैं आपके, उनके बीच में जैसे एक या दो से अधिक जो आपके टेस्ट किए गए हैं, उनके बीच जो आपसी सहसंबंध होता है, उनको अगर हमको जानना है, सपोज दैट कोई सेपरेट टेस्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेट किए गए, और उन दो टेस्ट के बीच में अगर हमको मेजर करना है कि इनके बीच में क्या कोरिलेशन है, तो इसका मेजरमेंट भी हम फैक्टोरियल वैलिडिटी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही उस परीक्षण के जो मुख्य गुण हैं, जब भी हम कोई टेस्ट डेवलप करेंगे तो उसका कोई स्पेसिफिक मेरिट्स होगी, क्योंकि जहाँ मेरिट्स होगी वहाँ डीमेरिट्स होगी। तो डीमेरिट्स फाइनली ये हो नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो मेरिट्स होंगे ज़रूर। तो जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके फैक्टर हैं, जो उसके मूल ट्रेट्स हैं, जो उसके कहें तो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में जो कोरिलेशन होता है उसको ज्ञात करना हो, या परीक्षण के जो मुख्य गुण हैं, जो तत्व हैं या उनके जो कारक हैं, उनको मेज़र करना हो, उनके बीच में आपसी कोरिलेशन निकालना हो, तो वैसी कंडीशन में जो फैक्टोरियल वैलिडिटी है वो सहायक सिद्ध होती है। फिर भी अब जो प्रत्येक आपके फैक्टर हैं या सारे जो टेस्ट हैं, उनके बीच में अगर हमको कोरिलेशन ज्ञात करना है, कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि सब हम दो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो दो टेस्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया, तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट के आधार पे हम ये कर रहे हैं कि ये हमारा सपोज दैट कि 0.37 वैलिड है, यानी इसकी वैलिडिटी 0.37 तक है, या 0.68 है, या 0.78 है, तो हम उसका कंपैरिजन किसी दूसरे टेस्ट से करके ही बताएंगे कि इसका उस टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी उस टेस्ट के साथ स्पेसिफिक, सपोज दैट कोई अचीवमेंट टेस्ट दो किया गया, तो दो टेस्ट आपके अचीवमेंट टेस्ट हैं, तो उनके बीच में क्या सहसंबंध है, क्या कोरिलेशन है, तो हम इस आधार पे ये कह सकते हैं कि हाँ, इस टेस्ट की जो वैलिडिटी है 0.78 है, ये कंपेरिजन किया गया सम दूसरे किसी थर्ड जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैलिडिटी इतनी है। तो यहाँ जो दो टेस्ट आपके होंगे उसके बीच में क्या कोरिलेशन है, उसके आधार पर हम किसी भी टेस्ट की जो वैलिडिटी है उसको मेज़र कर सकते हैं। इसके मेजरमेंट पे के लिए जो फैक्टोरियल वैलिडिटी होती है वो सहायक सिद्ध होती है। कहने का अर्थ है कि दो टेस्ट के बीच में क्या कोरिलेशन है, ये जानने के लिए आपका फैक्टोरियल जो वैलिडिटी है, फैक्टोरियल एनालिसिस है, वो ज़्यादा अच्छा होता है और इसके द्वारा ज्ञात भी किया जा सकता है आसानी से। तो कोई भी परीक्षण है जिसकी कारक वैधता की अगर हम बात करें, तो कारक वैधता के द्वारा जो कोरिलेशन है पदों के बीच में भी और दो परीक्षणों के बीच में भी ज्ञात किया जा सकता है, इसीलिए इसको फैक्टर लोडिंग भी कहते हैं। कारक वैधता को फैक्टर लोडिंग, अवयव उद्भार,
भी कहा जाता है, क्योंकि यह उस सीमा तक मेजरमेंट करता है जहाँ तक कोई परीक्षण किसी आपकी लोडेड जो है वहाँ तक है, यानी भारित जहाँ तक है उसकी जो उच्चतम सीमा है। कोई भी परीक्षण जिसकी उच्चतम सीमा है उस सीमा तक ये फैक्टोरियल वैलिडिटी मेजर करने में सक्षम होता है। इसी आधार पर गिलफोर्ड ने भी कहा है कि कारक वैधता जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गिलफोर्ड ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो फैक्टोरियल जो वैलिडिटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वैलिडिटी है ये स्पष्ट रूप से ये बता देती है कि कौन सा परीक्षण क्या मेजर कर रहा है, कौन सा परीक्षण क्या मेजर कर रहा है। अगर ये हमको बिल्कुल सही सही अगर मेजर करना है, सही सही रूप से अगर जानना है, तो वहाँ पे हम फैक्टोरियल वैलिडिटी को ही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और अगर कारक वैधता में हम टेस्ट स्कोर की बात करें, कारक वैधता में अगर टेस्ट स्कोर की बात की जाए तो यहाँ टेस्ट स्कोर को ही वैधता ज्ञात करने की रियल क्राइटेरिया माना गया है। कहने का अर्थ है कि कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जब उसकी स्कोरिंग की गई तो उसकी स्कोरिंग करने पर, जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया गया उसकी स्कोरिंग करने पर जो हमको स्कोर मिला है वही ज्ञात करने की वास्तव में जो स्कोर है वही आपका क्राइटेरिया है जिससे कि हम फैक्टोरियल वैलिडिटी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो परीक्षण की आपकी क्राइटेरिया है, उसके निर्देशांक हैं जो इंडिकेट कर रहा है, उसकी अपेक्षा ये शुद्ध एवं वास्तविक मेजरमेंट करता है। जो परीक्षण की कसौटी है उसके अतिरिक्त ये जो आपका फैक्टोरियल वैलिडिटी है शुद्धता से और वास्तविक रूप से अगर मेजरमेंट हमको करना है तो हम वहाँ फैक्टोरियल वैलिडिटी ही प्रीफर करेंगे। इस तरह की जो आपकी वैधता होती है ये काफ़ी संतोषप्रद होती है, और इस तरह की जो वैलिडिटी है इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो भी काफ़ी रियलेबल और वैलिड होता है। कहने का अर्थ है कि जब भी हमको ऐसा परिणाम प्राप्त करना हो या ऐसी वैधता ज्ञात करनी हो जहां हमको दो टेस्ट के बीच में स्पेसिफिक रियल और वैलिड हमको देखना हो, दोनों के बीच में कोरिलेशन, तो हमको जब भी कोरिलेशन देखना हो तो परीक्षण के जो पद हैं एकांश है उनके बीच में जो डिफरेंशियल शो करना है, या दो परीक्षण हैं उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, एक ही परीक्षण के जो एकांश है उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, इनको अगर मेजर करना हो और साथ ही उसमें अलग अलग फैक्टर हो, कई फैक्टर हो, तो वैसी कंडीशन में फैक्टोरियल वैलिडिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसके द्वारा आपके कोरिलेशन दो टेस्ट के बीच में भी ज्ञात किया जा सकता है, एक ही टेस्ट के सेपरेट जो एकांश है उनके बीच में ज्ञात किया जा सकता है, और उस स्थिति में ज्ञात किया जा सकता है जहाँ पर आपके कई फैक्टर होते हैं, कई ट्रेड्स होते हैं और उन सबको मेजर करना आवश्यक होता है। तो वैसी स्थिति में फैक्टोरियल जो वैलिडिटी होती है उसको लागू की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जो आपकी फैक्टोरियल वैलिडिटी है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हमेशा सांख्यिकी प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। इससे रियलेबल इसलिए ये है, ये वैलिड ज़्यादा इसलिए माना गया है क्योंकि ये स्टैटिकल एनालिसिस पर रिलेटेड है। इस पे जब भी आप कोई वैलिडिटी निकालेंगे तो यहाँ सांख्यिकी विश्लेषण करना आवश्यक होता है। तो जहाँ सांख्यिकी विश्लेषण हो रहा है वैसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि आपका आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। वैसी कंडीशन में फैक्टोरियल जो वैलिडिटी है वो आपकी काफ़ी सही होगी। तो इस स्थिति में जहाँ कई ट्रेड्स हैं तो वहाँ कंफ्यूजन होगा ही नहीं, हर ट्रेड्स का, हर फैक्टर का आपकी मेजरमेंट पूर्ण रूप से किया जा रहा है, साथ ही सांख्यिकी विधियों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर गलत होने की संभावनाएं जो परिणाम है उनके कम होते हैं। कहने का अर्थ है कि परिणाम हमारे बिल्कुल वैलिड होते हैं। साथ ही अगर हम इनके महत्व के साथ अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ हम आपको बता दें कि कोई भी आपकी वैलिडिटी है, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। तो यहाँ हम इसके लिमिटेशन की बात करेंगे। जो आपकी फैक्टोरियल वैलिडिटी है इसके लिमिटेशन की बात करेंगे। इसका जो क्षेत्र है काफ़ी संकुचित माना गया है। कारण क्योंकि केवल कुछ ही परीक्षण ऐसे होते हैं जिसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। अब कुछ परीक्षण में क्यों इसका उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ कुछ परीक्षण इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो भी आपके टेस्ट होंगे उस टेस्ट में आपके जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसकी अनुपस्थिति होती है। तो जहाँ तथ्यों की अनुपस्थिति होगी इस प्रकार की वैधता जो होती है वो मेजर नहीं की जा सकती। कहने का अर्थ है कि जब भी हमारे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट होंगे वहाँ पर
अगर फैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तथ्य पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में फैक्टोरियल वैलिडिटी अगर हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल वैलिडिटी अगर वैसी स्थिति में भी हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो हमारी जो वैधता होगी वो पूर्ण रूप से अविश्वसनीय होगी। कहने का अर्थ है कि इसकी विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित है, इसे कम ही साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं। ये आपका वैलिडिटी वहीं पर एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, वहीं पर मेजर किया जा सकता है जहां पर आपके फैक्ट्स होंगे, जहां तथ्यों की अनुपस्थिति होगी। वैसी स्थिति में कभी भी इस वैलिडिटी का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता या इस वैधता को ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे अगर हम बात करते हैं तो यह जो आपका फैक्टोरियल वैलिडिटी है, ये वस्तुनिष्ठ रूप से अगर हम कहें तो प्रमाणित नहीं करता कि किसी निश्चित कारक में उच्च वैधता होने पर यह परीक्षण के किसी विशिष्ट तत्व के जो परीक्षण का आपका कोई विशिष्ट तत्व है उसका पूर्व कथन करेगा। कहने का अर्थ है कि ये मेजरमेंट तो कर रहा है, किसी भी टेस्ट का ये मेजरमेंट तो कर रहा है, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ रूप से प्रमाणित नहीं करता। कौन प्रमाणित नहीं कर रहा है? फैक्टोरियल वैलिडिटी। ये प्रमाणित इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि किसी भी निश्चित कारक का, सारे फैक्टर का मेजरमेंट वो कर रहा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक निश्चित कारक में वैधता उच्च है कि निम्न है, ये बताने में सक्षम नहीं हो पाता है। कहने का अर्थ है कि हम सारे फैक्टर्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, एक एक फैक्टर का मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन सारे फैक्टर के मेजरमेंट में भी हम उच्च वैधता होने पर भी परीक्षण के किसी विशिष्ट तत्व के बारे में हम पूर्व कथन नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी परीक्षण होगा तो उसमें कुछ स्पेसिफाइड होगा, स्पेसिफिक उसका मेजरमेंट हम कर पा रहे हैं, उसके एक एक फैक्टर का मेजरमेंट कर रहे हैं, एक एक ट्रेट्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, बट एक एक ट्रेट है, एक एक फैक्टर है, सबका मेजरमेंट करने के बाद भी कोई स्पेसिफिक आपका फैक्टर है, कोई स्पेसिफिक आपका ट्रेट्स है, उसकी उच्च वैधता हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, और उसके किसी स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में भी, जो आपके टेस्ट हैं उसका कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स है तो उसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पूर्व कथन करना आसान नहीं हो पा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी कंडीशन में जो फैक्टोरियल वैलिडिटी है वो मेजर नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जो फैक्टोरियल वैलिडिटी है, ये कहें तो आपकी लिमिटेशन यही है इसकी कि फैक्टोरियल वैलिडिटी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट ही नहीं की जा सकती, वहाँ मेजर ही नहीं की जा सकती। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है।